इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज्म, इन तीनों धर्मों में एक चीज़ कॉमन है कि ये सभी धर्म मोनोएथेस्टिक हैं, यानी एक ईश्वर को मानने वाले। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तीनों धर्मों का आधार ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म है। ये एक अलग धर्म है जिसे पारसी समुदाय के लोग मानते हैं। आज हमारा देश जिस मुकाम पर खड़ा है उसमें पारसी समुदाय का अहम योगदान रहा है। पारसी कम्युनिटी रिफ्यूजी के तौर पर हिंदुस्तान आए थे और भारत की आबादी में ये महज 0.006% है। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एटॉमिक एनर्जी से लेकर भारतीय सेना तक हर फील्ड में पारसी समुदाय ने विशेष योगदान दिया है। पारसी समुदाय के नाम से ही पता चलता है कि ये पर्शिया से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन आखिर ये समुदाय भारत तक कैसे पहुंचा? भारत में रहने वाले पारसी और ईरानी लोगों में क्या अंतर है, जबकि दोनों ही एक ही देश से हैं और एक ही धर्म को मानते हैं? पारसी समुदाय में अंतिम संस्कार का तरीका क्यों सबसे अलग है और क्या होता है टावर ऑफ साइलेंस? आइए पारसी कम्युनिटी के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, पारसी धर्म का इतिहास करीब 4000 साल पुराना माना जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति पर्शिया से हुई है। आज जिसे हम ईरान के नाम से जानते हैं, प्राचीन समय में वो देश पर्शियन साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध था। इसी पर्शिया में करीब 3500 साल पहले ज़राथुस्त्र नाम के एक महान संत हुए, जिन्हें ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म का फाउंडर माना जाता है। इससे पहले पर्शियन लोग हवा, पानी, आग, पृथ्वी और पेड़ों की पूजा किया करते थे। ज़राथुस्त्र ने अपने दिव्य ज्ञान से बताया कि इस दुनिया में दो तरह की एनर्जी होती हैं, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी, और ईश्वर सिर्फ एक है, अहूरा माज़दा। लोगों को ज़राथुस्त्रा की ये सभी बातें काफ़ी अच्छी लगी और इस तरह से ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म धर्म का जन्म हुआ, जिसे ज़ोरोबियन धर्म या पारसी धर्म भी कह दिया जाता है। यूरोप से लेकर एशिया तक इस धर्म के बारे में लोगों ने जाना। रूस, चीन, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया और अफगानिस्तान जैसे इलाकों तक ये धर्म फैला हुआ था। समय के साथ साइरस द ग्रेट और ज़र्क्सीज़ द ग्रेट ने पर्शियन डायनेस्टी का प्रचार प्रसार किया। कुछ मॉडर्न स्कॉलर्स के मुताबिक पारसी धर्म दुनिया का सबसे पुराना मोनोथेस्टिक रिलीजन है। यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म और क्रिश्चियनिटी ने बाद में पारसी धर्म के आधार पर ही एक ईश्वर की पूजा शुरू कर दी। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि हिंदू और जैन धर्म पॉलीथेस्टिक रिलीजन है, जिनमें एक से अधिक ईश्वर की पूजा की जाती है। ये तो हुई पारसी धर्म की बात। अब आइए जानते हैं पर्शिया में रहने वाली ये कम्युनिटी आखिर भारत तक कैसे पहुंची। 6th और 7th सेंचुरी में अरब इन्वेडर्स ने अलग अलग साम्राज्यों पर आक्रमण करने शुरू कर दिए थे। साथ ही वे लोग जबरन धर्म परिवर्तन भी करा रहे थे। साल 633 एडी में पर्शिया में ससेसियन एम्परर रूल कर रहे थे। उस समय अरब के आक्रमणकारी रशीदु कैलिफेट ने पर्शिया पर हमला कर दिया और ससेसियन एम्पायर को तहस नहस कर दिया। पूरे पर्शिया में अरब के इस्लामिक आक्रमणकारियों ने भयंकर तबाही मचाई, लोगों के साथ खूब अत्याचार किए, जबरन धर्म परिवर्तन कराए गए, लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया, नॉन मुस्लिम्स पर टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए। साल 654 एडी तक पर्शिया में यही मंजर जारी रहा। पर्शिया से लोग इधर उधर माइग्रेट करने लगे। पहले तो वो लोग नॉर्दर्न ईरान की पहाड़ियों में छिप गए। कुछ सालों तक वे लोग यहाँ पर छिपे रहे और इसके बाद बोट्स में सवार होकर इंडिया की ओर रुख किया। पर्शियन कम्युनिटी ने इंडिया के बारे में सुन रखा था कि ये एक शांति प्रिय देश है। भारत की संस्कृति से भी वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। 8th सेंचुरी की शुरुआत में पर्शियन कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा जत्था दीव के तट पर पहुंचा। इस तट पर उन्हें काफ़ी शांति का एहसास हुआ। 19 साल उन्होंने दीव में ही बिताए। एक दिन अचानक से समुद्री तट पर भयंकर तूफान आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी पर्शियन कम्युनिटी को खत्म करने के लिए ये तूफान आया था। पारसी लोगों ने घर बनाकर अपने देवता अहूरा माज़दा को याद किया और अपनी सलामती की दुआ मांगी। साथ ही ये वादा किया कि अगर वो सुरक्षित बच गए तो पवित्र अग्नि की स्थापना करेंगे। देवता ने अपने भक्तों की बात सुन ली और कुछ ही देर में तूफान शांत हो गया। पारसी लोगों के धर्म गुरु ने उन्हें गुजरात जाने के लिए कहा। पूरी कम्युनिटी दीव से गुजरात के संजन शहर आ गई। इस शहर में महाराज जादी राणा रूल कर रहे थे। पारसी लोगों ने महाराज के दरबार में आकर कहा कि आप अपने राज्य में हमें शरण दें। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही रोचक किस्सा देखने को मिला। महाराज जड़ी राणा डिप्लोमेटिक किंग थे। उन्होंने एक प्याला मंगवाया जो ऊपर तक दूध से भरा हुआ था। महाराज ने कहा कि ये प्याला हमारे साम्राज्य की तरह है जो पूरा भरा हुआ है। हमारे साम्राज्य में रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तभी पारसी धर्मगुरु आगे आए और एक शक्कर लेकर दूध में मिला दी। उन्होंने कहा कि महाराज, जैसे ये शक्कर दूध में पूरी तरह घुल गई, ठीक उसी तरह हम भी आपके साम्राज्य में घुल मिल जाएंगे और इससे साम्राज्य में मिठास भी बढ़ेगी। महाराज राणा को पारसियों की ये बुद्धिमानी बहुत ज़्यादा पसंद आई और अपने साम्राज्य में कुछ शर्तों के साथ उन्हें शरण दे दी। मुख्य रूप से 5 शर्त महाराज ने रखी। पहली शर्त, आपको अपने धर्म और रीति रिवाजों के बारे में हमें जानकारी देनी होगी।
दूसरी शर्त, अपनी भाषा छोड़कर हमारी भाषा अपनानी होगी। तीसरी शर्त, औरतें हमारे यहाँ की वेशभूषा ही पहनेंगी। चौथी शर्त, पुरुषों को अपने सभी हथियार डालने होंगे। और पांचवी शर्त, सभी शादियां रात में सूर्यास्त होने के बाद होंगी। पारसी समुदाय ने सभी शर्तें मान ली और संजन शहर में रिफ्यूजी के तौर पर रहने लगे। महाराज ने उन्हें घर और कुछ सोर्सेज भी उपलब्ध कराए। अगले 100-200 सालों तक पर्शिया से धीरे धीरे छोटे बड़े ग्रुप्स में पारसी लोग भारत में आते रहे और भारत में इनकी संख्या बढ़ने लगी। वलसाड़, नवसारी, मुंबई और उदवाड़ा जैसी कई जगहों पर पारसी कम्युनिटी ने अपनी जड़ें मजबूत कर लीं। वलसाड़ में पवित्र अग्नि भी स्थापित की, जिसे अथास बेहरान कहा जाता है, और ये अग्नि पिछले 1200 सालों से लगातार चल रही है। पारसियों के भारत आने तक ये पूरी जर्नी किस्साए संजन नाम की एक कविता में मिलती है। इसके अलावा और कोई सबूत हमारे पास मौजूद नहीं है कि ये लोग भारत कैसे पहुंचे। बताया जाता है भारत में भी पारसी लोगों को इस्लामिक आक्रमणकारियों के अत्याचारों का सामना करना पड़ा। 12वीं सेंचुरी में अलाउद्दीन खिलजी ने पारसियों के शहरों को बर्बाद किया था। इसके बाद ये गुजरात और महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में फैलने लगे। इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने में पारसी कम्युनिटी का अहम योगदान रहा है। न सिर्फ जीडीपी सेक्टर में बल्कि डिफेंस और साइंस के फील्ड में भी पारसी लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। टाटा, पूनावाला, वाडिया, मिस्त्री और गोदरेज जैसे जितने भी बड़े ग्रुप्स हैं, इन सभी की शुरुआत पारसी लोगों ने ही की थी। भारत में पहली स्टील मिल, पहली कमर्शियल एयरलाइंस, पहला लग्जरी होटल, पहली आर्ट गैलरी, पहला आर्ट कॉलेज और स्टॉक एक्सचेंज जैसी चीजें भी पारसी लोगों ने ही खोली थी। लेकिन रिफ्यूजी बनकर भारत में शरण लेने वाली कम्युनिटी आखिर इतनी अमीर कैसे बनी? इसके पीछे की वजह है ओपियम और कॉटन का ट्रेड। ब्रिटिश राज में पारसी लोगों ने चीन के साथ ओपियम का व्यापार करना शुरू किया। पूरे चीन में ओपियम की डिमांड बढ़ने लगी और इस तरह से पारसी लोगों के पास खूब पैसा आ रहा था। क्योंकि पारसी लोग इंग्लिश बोलना जानते थे, इसलिए ब्रिटिशर्स के साथ इनके अच्छे संबंध स्थापित हुए। अमीर होने की वजह से पारसी लोग अपने बच्चों को अंग्रेजों के बनाए महंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना अफोर्ड कर सकते थे। 18वीं सेंचुरी में जब चीन ने ओपियम के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया तो पारसी लोगों ने कॉटन का ट्रेड करना शुरू कर दिया। उस समय ग्लोबल लेवल पर कॉटन की काफी अच्छी खासी डिमांड थी। नतीजा ये रहा कि जमशेदजी जीजी बाई, जो एक पारसी थे, वो एक समय पर भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। उनके बाद JRD टाटा, कावस जी, नाना भाई दावर, दोराबजी टाटा से लेकर रतन टाटा तक कई बड़े इंडस्ट्रीज ने इंडियन इकोनॉमी को मजबूत करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। होमी जहांगीर भाभा भी एक पारसी थे, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर एनर्जी कहा जाता है। सैम मानेकशॉ ने 1971 की वॉर में इंडियन आर्मी को लीड किया था और बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी दिलाई थी। मानेकशॉ पहले ऑफिसर थे जिन्हें फील्ड मार्शल की रैंक से सम्मानित किया गया था। फिल्म इंडस्ट्री में बोमन ईरानी जैसे कई कलाकारों ने योगदान दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि पारसी कम्युनिटी के अलावा ईरानी पीपल भी ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म को फॉलो करते हैं। बहुत से लोग पारसी और ईरानी को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। जो लोग 8वीं सेंचुरी में इंडिया आकर बसे थे, उनके वंशजों को पारसी कहा जाता है, और 17वीं 18वीं सेंचुरी में जो लोग पर्शिया यानी कि ईरान से इंडिया आए थे, उन्हें ईरानी कहा जाता है। अलग अलग टाइम पर इंडिया में माइग्रेट होने की वजह से दोनों ग्रुप्स के कल्चर में अंतर देखने को मिलता है, इसलिए दोनों कम्युनिटी को एक ही नहीं कहा जा सकता। आज भारत में पारसी कम्युनिटी की संख्या लगातार कम होती जा रही है। साल 2011 की रिकॉर्ड के अनुसार भारत में कुल 57,000 पारसी ही बचे हैं, जबकि 2001 में इनकी संख्या 69,000 थी। पारसियों की संख्या में रैपिड डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। असल में पारसी कम्युनिटी के कुछ रूल्स काफ़ी अलग हैं। जैसे अगर किसी महिला ने अपनी कम्युनिटी से बाहर शादी कर ली तो उसे पारसी नहीं माना जाएगा। पारसियों में इसी वजह से कजन मैरिज का कल्चर भी देखने को मिलता है। पारसी कम्युनिटी एक लिटरेट कम्युनिटी है और रिसर्च में लिटरेट लोगों में फर्टिलिटी रेट कम पाया गया है। पारसियों में फर्टिलिटी रेट 0.8 है। बहुत से पारसी शादी के बाद भी बच्चे नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, पारसियों की संख्या बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने जियो पारसी नाम से एक स्कीम भी लॉन्च की है। एक ओर जहां इंडिया में बढ़ती आबादी चिंता का विषय बन रही है, वहीं दूसरी ओर एक कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। पारसी समुदाय न सिर्फ अमीर होते हैं बल्कि चैरिटी में भी बिलीव करते हैं। इतनी छोटी सी कम्युनिटी ने भारत में सैकड़ों ट्रस्ट खोल रखे हैं। रतन टाटा की चैरिटी के बारे में तो हर कोई जानता है। इसी तरह देश के अलग अलग कोनों में स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स का संचालन पारसी समुदाय कर रहा है। लास्ट में पारसियों के एक और इंटरेस्टिंग कल्चर के बारे में आपको बताते हैं। ये लोग मरने के बाद इंसान को न तो दफनाते हैं और न ही जलाते हैं, बल्कि कुएं की शेप वाली एक ऊंची सी मीनार की दीवार पर शवों को लटका देते हैं। इस मीनार को टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है।
चील, गीदड़ और अन्य पक्षी नोच नोच कर इंसानों का मांस खा जाते हैं। इसके पीछे पारसी लोगों का अपना लॉजिक है। उनका मानना है कि इस तरह से अंतिम संस्कार करने से व्यक्ति जीवन में आखिरी बार परोपकार करता है। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि अगर शव को जलाएंगे तो अग्नि और हवा अपवित्र हो जाएगी और मिट्टी में दफनाने से जमीन अपवित्र हो सकती है, और पारसी धर्म में इन सभी चीज़ों को पवित्र माना गया है। हालांकि मॉडर्न टाइम में कुछ पारसी शवों को दफनाने और जलाने लगे हैं, लेकिन मूल धर्म में टावर ऑफ साइलेंस पर शव को डालकर उनका दाखमा करने का जिक्र मिलता है। तो दोस्तों, ये थी पारसी समुदाय की पूरी कहानी। एक ऐसा धर्म जिनमें कहा जाता है कि अच्छे काम करना, अच्छे शब्द बोलना और अच्छे विचारों के बारे में सोचना। उम्मीद करता हूं कि आपको पारसियों की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। खास तौर पर अगर आप किसी पारसी को जानते हैं तो उसके साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ऐसी ही एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।